हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 28 जनवरी एंड 28 जनवरी करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको पहले इंडेक्स बताता हूं कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इंडिया चाइना टॉक ड्यूरिंग विक्रम मिस्री विजिट। जैसे आप जानते हो कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी 2 दिन की विजिट चाइना पर गए थे, और कौन सी डेट को? 26 एंड 27। इवन मैं आपको एजेंडा भी बता चुका हूं किस एजेंडा के लिए ये डिस्कस करने गए थे चाइना। अब क्या डिस्कस हुआ ये आपको अगेन बताऊंगा, जो कंफर्म हो चुका है। देन आफ्टर गवर्नमेंट सेटअप सर्च कमेटी फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखो, मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल पास किया था जिसमें क्या था, प्रोसेस थी टू अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर और द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब क्या है, गवर्नमेंट ने सर्च कमेटी, इसमें सिलेक्शन कमेटी भी है, सर्च कमेटी भी है। अब गवर्नमेंट ने सर्च कमेटी अपॉइंट कर दी है, किसके अंडर, ये भी आपको क्लियर करूंगा और पूरी प्रोसेस आपको अगेन फिर से बताऊंगा। उत्तराखंड रोल आउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल नंबर 44 दैट देयर शुड बी यूनिफॉर्म सिविल कोड इन ऑल इंडिया लेवल पर, बट उत्तराखंड बिकम अ फर्स्ट स्टेट पोस्ट इंडिपेंडेंस टू रोल आउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या है और कौन कौन से प्रोविजन है, कितनी मैरिज एज डेट होगी तो उसमें उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, कौन सा पोर्टल है, ये आपको सब क्लियर करूंगा। देन आफ्टर गुलिन वेरी सिंड्रोम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो मीन्स अगर आपको ये नहीं सुनना तो आगे बढ़ के ये जरूर सुन लेना, क्योंकि ये अभी पुणे और इंडिया में केस चल रहे हैं सिंड्रोम के। और ये कौन सी बीमारी है और ये कौन से बॉडी के पार्ट पर इफेक्ट करती है, ये भी आपको क्लियर करूंगा। इवन इसकी ट्रीटमेंट क्या है ये भी आपको बताऊंगा, और इसके सिम्टम क्या है सब अपन जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। चलते हैं। देखो, सबसे पहले इंडिया चाइना टॉक ड्यूरिंग विक्रम मिस्री विजिट। देखो, आप जानते हो कि 26 एंड 27 ऑफ जनवरी, व्हाट आई मीन्स कल और परसों विक्रम मिस्री चाइना गए हुए थे। और जैसा कि आप जानते हो कि 2020 से इंडिया और चाइना के रिलेशन बिगड़े हुए हैं, क्योंकि स्टैंड ऑफ चल रहा था ईस्टर्न लद्दाख पे कई सारा। तो अब उसको रिजॉल्व कर दिया है, क्योंकि ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी कजान रशिया के अंदर। तो हमारे मोदी साहब और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बारे में डिस्कस हुआ कि कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए। इवन पेट्रोलिंग भी स्टार्ट हो गई है, और अपने सब सोल्जर जो भी स्ट्रक्चर बने थे, टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, डिमोलिश कर दिया। और इवन अब नॉर्मलाइज कंडीशन हो गई है इन ईस्टर्न बॉर्डर। बट नॉर्मलाइज कंडीशन इज नॉट सफिशिएंट, बट देयर इज अ नीड टू एनहांस द रिलेशन बिटवीन बोथ कंट्री। अब रिलेशन कैसे एनहांस हो गए? जो 2020 से इंडिया और चाइना के रिलेशन बिगड़ रहे थे, उसको रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, उसको स्ट्रेंथन कैसे किया जाएगा, दैट मेक क्वेश्चन, दैट मेक द बिगेस्ट क्वेश्चन। क्लियर क्लियर। अब देखो क्या है, इसको रिजॉल्व कैसे किया जाएगा। इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या होगा, डिप्लोमेटिक मीटिंग होगी। और डिप्लोमेटिक मीटिंग कैसे होगी? जब हमारे इंडिया से या चाइना से कोई डिप्लोमेट आएगा इंडिया और डिस्कस करेगा, दैट डिसाइड दी डिप्लोमेटिक और स्ट्रेंथन द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इसी को देखते हुए विक्रम मिस्री साहब, जो कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ये चाइना गए 2 दिन की विजिट पर। और चाइना में क्या हुआ कि 2 दिन की विजिट करी और इन्होंने डिस्कस किया, जो अपने काउंटर पार्ट थे उनसे डिस्कस किया। अब क्या क्या डिस्कस हुआ? देखो, सबसे पहले इंडिया चाहती है कि रिजम्पशन ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा। क्या है, इंडिया और चाइना ने पहले यह डिसाइड किया कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसको फिर से स्टार्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से स्टार्ट किया जाएगा, रिजम्पशन किया जाएगा इंडिया और चाइना के बीच में, याद रखोगे। देन आफ्टर स्टार्ट डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सेकंड क्या है,
कि डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट होना चाहिए बिटवीन इंडिया एंड चाइना के बीच में, ये डिस्कस हुआ। क्लियर। सेकंड, क्योंकि क्या है कि 2020 के बाद से डायरेक्ट फ्लाइट बंद कर दी थी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब इसको फिर से स्टार्ट करने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो जाए, क्योंकि क्या है पहले अपन चाइना जाने के लिए सिंगापुर का रूट पकड़ना पड़ता था, या फिर चाइना से जो आ रहे हैं वो सिंगापुर रीरूट करते थे। तो ये कई सारे कारण थे। अब डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट होने जा रही है इंडिया और चाइना के बीच में, हालांकि पहले थी बट उसको अगेन स्टार्ट किया जा रहा है, याद रखोगे, उसको अगेन स्टार्ट किया जा रहा है डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देन आफ्टर तीसरा डिस्कस हुआ कि इशूइंग वीजा टू जर्नलिस्ट एंड थिंक टैंक ऑफ बोथ कंट्री और जर्नलिस्ट ऑफ बोथ कंट्री। पहला तीसरा डिसीजन क्या लिया गया कि वीजा इशू करा जाए दोनों कंट्री, दूसरी कंट्री के जर्नलिस्ट हैं और थिंक टैंक हैं, उनको वीजा इशू करा जाए। समझाया मेरी बात को? ये सारा डिस्कस हुआ, समझ रहे हो मेरी बात को? देन आफ्टर एक और डिस्कस हुआ कि वी कैन से एक एक्सपर्ट, वी कैन इंडिया चाइना, जल्दी से जल्दी इंडिया चाइना एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म मीटिंग होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ ट्रांस बॉर्डर रिवर। देखो आप जानते हो कि चाइना से हमको ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, और ब्रह्मपुत्र रिवर का बड़ा ही यूटिलाइजेशन है इंडिया के अंदर, क्योंकि आसाम में इसका बड़ा यूटिलाइजेशन है। तो आपने अभी, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि चाइना प्लानिंग कर रही है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डैम बनाने का, ऑन कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र रिवर पर। और ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं वहां पर? यरलुंग ऐसा कुछ शब्द बोलते हैं, यरलुंग ज़ेंगपो कुछ बोलते, देखना बता ब्रह्मपुत्र को। तो वहां पर डैम बनाने का चल रहा है। तो इससे क्या है, इसका नेगेटिव इफेक्ट कैसे पड़ेगा चाइना पर? कैसे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि चाइना, इंडिया में अगर चाइना पानी रोकती है तो दैट विल क्रिएट द कंडीशन ऑफ ड्रॉट की कंडीशन बन सकती है इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में। अगर वो ज्यादा पानी छोड़ती है, अगर वो ज्यादा पानी रिलीज करती है चाइना डैम के जरिए, तो वो फ्लड की कंडीशन को क्रिएट कर सकता है इंडिया के अंदर, इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो कई सारी पॉसिबिलिटी है। तो इंडिया और चाइना ने बोला कि हम दोनों कंट्रियां क्या करेंगी कि हाइड्रोलॉजिकल डेटा और जो रिवर, जो भी ट्रांस बॉर्डर रिवर है जो एक दूसरे कंट्री में बह रही हैं, उनका डेटा शेयर किया जाएगा। समझे मेरी बात को? इतना समझ में आया? देन आफ्टर दे ऑल्सो डिस्कस टू सेलिब्रेट टू मार्क बोल सकते हैं, मार्क 2025 एज सेलिब्रेशन ऑफ 75 एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड बोथ कंट्री डीलिंग विद अ म्यूचुअल ट्रस्ट। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस और म्यूचुअल सेंसिटिविटी। अगर आपको इंडिया और चाइना के बीच की अगर कुछ भी पीसफुल बात लिखना है तो इन तीनों वर्डों को लिख देना, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये 3 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने आपको बताया विक्रम मिश्री जी जो कि चाइना गए थे, इन्होंने क्या डिस्कस किया चाइना में जाके, और अपने काउंटर पार्ट के साथ क्या डील करी, कैसे स्ट्रेंथन किए जाएंगे इंडिया और चाइना के रिलेशन को, क्योंकि चाइना को जरूरी है इंडिया अगर चाइना से रूठ गई तो उसको, चाइना को सबसे बड़ा लॉस होना है।
क्योंकि इंडिया इज अ बिगेस्ट मार्केट ऑफ द चाइना। वो जानती है इंडिया जैसा बोलेगी वैसी चाइना करेगी, क्योंकि वो जानती है कि मैं अपना मार्केट नहीं खो सकती। और इवन एज यू नो दैट चाइना इज अ एक्सपोर्ट लीड इकोनॉमी, वो अपने एक्सपोर्ट पर पूरी डिपेंड है। याद रखना। तो ये सारे आपको पॉइंट समझ में आ गए, चलते अपन आगे। अगर स्पीड स्लो लग रही है या फास्ट लग रही है तो यूट्यूब पर फैसिलिटी है, यूट्यूब पर फैसिलिटी है, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। क्लियर? तो चलते हैं। देखो उत्तराखंड रोल आउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो उत्तराखंड इंडिया की पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस का वो इंडिया की पहली स्टेट बन गई है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया है। क्या किया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया है और मीन्स लागू कर दिया है उत्तराखंड के अंदर। क्लियर? और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, वी कैन से इंडिपेंडेंस के बाद, ये पहली स्टेट है इंडिया की जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया है, लागू कर दिया अपनी स्टेट में। जैसे आप जानते हो कि प्री इंडिपेंडेंस, जो कि इंडिपेंडेंस से पहले सिर्फ ओनली एक ही स्टेट थी, गोवा स्टेट, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी इंप्लीमेंट है। तो वो इंडिपेंडेंस से पहले ही है, अपन ये नहीं बोल सकते कि इंडिपेंडेंस के बाद है। तभी हम बोल रहे हैं कि उत्तराखंड पहली स्टेट बनी है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट कर दिया, रोल आउट कर दिया है ना स्टेट। क्लियर? अब क्या है प्रॉब्लम? ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये हो गया, अब ये है क्या? तो ये आता है आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल 44 आप देखोगे तो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड दिखेगा। क्लियर? हमारा इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन देखो तो आर्टिकल नंबर 44 देखोगे तो आपको हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम सुनेगा। क्लियर? अब ये होता क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में जो सिविल लॉ होती है, जैसे सिविल लॉ मैरिज से रिलेटेड या फिर डाइवोर्स से रिलेटेड या फिर अदर एक्टिविटी से रिलेटेड, तो इंडिया हिंदू के लिए अलग है और मुस्लिम के लिए अलग है। बट यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह होता है कि कोई सा भी धर्म हो, सबके लिए एक कानून, सबके लिए एक कानून इन मैटर ऑफ सिविल मैटर। किस मैटर में? सिविल मैटर में। समझे मेरी बात को? सिविल मैटर में एक कानून होना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबके लिए। तो ऐसा करने वाले वी कैन से उत्तराखंड पहली स्टेट बनी है और जिसने ऐसा काम किया है, कारनामा किया है इंडिपेंडेंस के बाद। और अच्छी बात है कारनामा कर दिया, क्योंकि यूनिटी तो तभी बढ़ेगी, यूनिटी और ब्रदरहुड को बढ़ाने के लिए इंडिया के अंदर ये डाइवर्सिटी बोली जाती है, तो डाइवर्सिटी में हार्मोनी और यूनिटी भी तो होना चाहिए। दैट इज अ मैटर। अगर यूनिटी और हार्मोनी नहीं होगी रिलीजन में तो कैसे ये इंडिया चलेगा? तो फिर हम क्यों बोलते हैं कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री और मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज स्पीक इन इंडिया, बट ऑल पीपल लिव एज अ ब्रदरहुड। सारे पीपल चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, वो भाईचारे की तरह रहते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यही है कि सिविल लॉ के लिए कोई सा भी धर्म हो, सबके लिए एक ही कानून, एक ही सिंगल लॉ। क्लियर? और ऐसा करने वाली उत्तराखंड पहली स्टेट बन गई है इंडिपेंडेंस के बाद। इंडिपेंडेंस से पहले गोवा थी, मतलब अगर देखा जाए तो इंडिया में दो स्टेट हैं यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, पहली है गोवा और दूसरी है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड इंडिपेंडेंस के बाद पहली स्टेट बनी है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया है अंडर आर्टिकल नंबर 44। याद रखोगे। अब इसमें कानून क्या है? देखो इसके अंदर क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं कि अगर मानिए उत्तराखंड में किसी ने मैरिज करी 26 ऑफ मार्च 2010, देखो इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। पहले पोर्टल का नाम जान लीजिए। ये पोर्टल है यूसीसी यूके गवर्नमेंट.in। क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड .uk.government.in। ये ऐसा पोर्टल है और देख लेना आप अच्छी तरह से, शायद यही है। क्लियर? यूनिफॉर्म सिविल कोड .उत्तराखंड.government.in, इस नाम से पोर्टल है। ये पोर्टल बनाया है। अब इसमें जो मैरिज हुई है उत्तराखंड में उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपनी मैरिज को। क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और कोई भी लिविंग रिलेशन में रह रहा है तो वो भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्लियर? उनको भी, तो वो अलग मैटर है। क्लियर? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है कि सारे धर्म समान, उनके लिए एक कानून, सिविल लॉ। क्लियर? तो इस पोर्टल में जो भी शादी, अब मैरिज टेक प्लेस
सिंस 26 मार्च 2010। अगर कोई भी शादी 26 मार्च 2010 के बाद हुई है तो उनको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नीड रजिस्टर्ड देयर मैरिज विद इन 6 मंथ। देखो किसी की भी उत्तराखंड में शादी हुई है 26 मार्च 2010 के बाद, तो उनको 6 महीने के अंदर इस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मैरिज रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। याद रखोगे, याद रखोगे। और मानिए किसी की शादी मैरिज कंडक्टेड या विल कंडक्ट, मैरिज विल कंडक्ट आफ्टर रोल आउट ऑफ यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के रोल आउट के बाद कोई भी मैरिज हुई है तो उनको सिर्फ ओनली 90 दिन दिए जाएंगे। 90 दिन है कि 60 दिन है? 60 दिन आई थिंक, 60 डेज में उनको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 60 डेज में इस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। याद रखना, यूनिफॉर्म सिविल कोड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा। और इसका बड़ा ही डिस्कशन चल रहा था इवन 2014 और 2019 इन सेंट्रल गवर्नमेंट मैनिफेस्टो, बीजेपी के मैनिफेस्टो में यह साफ साफ लिखा हुआ था कि पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया जाएगा, बट ड्यू टू सम डिफिकल्टी इट हैज नॉट बीन कम ऑन द सरफेस, बट उत्तराखंड done that particular strongest work, that's implement or roll out the uniform civil code in particular state and become a first state post independence to implement or roll out the uniform civil code after गोवा। अगर इंडिया का देखा जाए पर्सपेक्टिव तो गोवा के बाद उत्तराखंड दूसरी स्टेट है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया है। याद रखोगे, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, चलते अपन आगे। देखो अब क्या है कि आप जानते हो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? आप जानते हो कि कंडक्ट द इलेक्शन इन इंडिया, और वो सिंपल है, सबको पता है, क्लियर। तो इसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जैसे आप जानते हो कि इलेक्शन कमीशन के अंदर एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कौन होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और दो होते हैं टू इलेक्शन कमिश्नर, क्लियर। दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर और वन होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और एक इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार जी। ये अभी इंडिया के इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। अब इनका क्या है? रिटायरमेंट और टेन्योर होने वाला है, कंप्लीट क्या है? टेन्योर कंप्लीट होने जा रहा है। और ये 18 फरवरी को इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। कब? 18 फरवरी को राजीव कुमार जी का टेन्योर खत्म हो जाएगा, याद रखना। तो क्या है कि पहले क्या होता था कि जो इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता था उसमें सीनियरिटी देखी जाती थी कि अगर कोई सीनियर है, जैसे इलेक्शन कमिश्नर जो भी सीनियर होगा उसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाते थे, उसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाते थे। जो सीनियर होता था इलेक्शन कमिश्नर उसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाते थे। बट इन 2023 के बाद से रूल चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? कि नया कानून निकाल दिया 2023 से। क्या निकाल दिया? देखो, निकाल दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर and other election commissioner we can say appointment, we can say condition of service, term of office 2023। क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस 2023। ये नया बिल आ गया था। इस बिल के अंदर क्या था कि अगर मानिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना है, जो नया इलेक्शन कमिश्नर उसे अपॉइंट करना है, तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस बना दी। इसके अंदर क्या बना दिया? जो बताया था मैंने आपको, एक बना दिया सर्च कमेटी। क्या बना दिया? एक सर्च कमेटी सेटअप करी जाएगी और दूसरी सिलेक्शन कमेटी। क्या है? सर्च कमेटी एंड सिलेक्शन कमेटी।
अब देखो सर्च कमेटी जो होगी वो सर्च करेगी 5 नेम ऑफ पैनल, 5 नेम जो पैनल में 5 मेंबर होंगे और वो कौन होंगे, सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर। कौन होंगे, सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर, जो कि इनमें से एक पर्सन बनेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। समझे मेरी बात को, कि सर्च कमेटी का काम क्या होगा कि 5 नाम देना जिनमें से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा, वो होगा काम। और सिलेक्शन कमेटी को हेड कौन करेगा, पीएम हेड करेगा। इसके मेंबर कौन होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन, देन कैबिनेट मिनिस्टर इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस सिलेक्शन कमेटी। और ये 5 नाम में से एक नाम सिलेक्ट कर लेंगे, वही बन जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। समझे मेरी बात को, समझे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने सिलेक्शन कमेटी सेटअप कर दिया। क्या कर दिया है, सिलेक्शन कमेटी, सर्च कमेटी सिलेक्ट कर दी है, क्लियर। और उसको हेड किया है मिनिस्टर ऑफ लॉ, हेडेड बाई वी कैन से राम मेघवाल। कौन है, लॉ मिनिस्टर कौन है यूनियन के, मेघवाल, राम मेघवाल जी को इनके हेड है जो सर्च कमेटी है। अब ये 5 नाम देंगे जो कि अपॉइंट करे जाएंगे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के अंदर। समझ गए, पूरी प्रोसेस समझ में आ गई, चलते अपन आगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इसको तो फिट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आना ही है आपको। क्या है क्वेश्चन, गुलियन-वेरी सिंड्रोम। देखो नई बीमारी, ये याद रखना, कुछ भी नए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो मैं आपको बताऊंगा ये कौन सी बीमारी है, कैसे होती है, इसके ट्रीटमेंट क्या है और इसके सिम्टम क्या दिखते हैं, ये भी आपको बताऊंगा। देखो ये नाम है गुलियन-वेरी सिंड्रोम, ये गुलियन-वेरी सिंड्रोम है। ये अभी इंडिया में बड़े केस आ रहे हैं इसके, इंडिया में इसके बड़े जीबीएस बोलते हैं इसको, जीपीएस नहीं, जीपीएस से याद कर लेना, जीबीएस एक नई तरह की मतलब वीकेंड से बीमारी आई है जो कि पुणे में, इंडिया में बड़ी फैल रही है। कहां पर फैल रही है, पुणे में, और इंडिया के अंदर बड़ी फैल रही है ये बीमारी, क्लियर। और अभी इसके एक मौत भी हो चुकी है सोलापुर जो कि महाराष्ट्र में है। यहां पर बताया जा रहा है कि एक मौत भी हो गई है इस बीमारी से, जीबीएस एक डिसीज से इससे बीमारी हो गई है। अब ये है क्या, अब ये क्वेश्चन बनता है कि सर ये है क्या। तो देखो ये क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्या होता है कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी होती है, जैसे आप जानते हो कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम है वो डिसीज से लड़ने के लिए काम में आता है। जब इम्यूनिटी सिस्टम ही न्यूरो जो आपके नर्व सेल है उसको ही डिस्ट्रॉय कर दे, अगर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा तो क्या होगा, आपके नर्व सेल जो सेल भेज रहे हैं, सिग्नल भेज रहे हैं नर्व सेल ब्रेन को, वो नहीं जा पाएंगे। उससे क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, आपकी मसल डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो दैट इज कॉल्ड अ जीबीएस और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। देखो मैं बताता हूं इसका मेन मोटिव क्या है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक अभी वी कैन से मल्टी डिसिप्लिनरी पैनल सेटअप किया है। क्या करा है, एक्सपर्ट लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी, क्लियर, ये सेटअप किया है। अब ये क्या करेगा, ये इंडिया में चेक करेंगे जो जीबीएस, जो नई बीमारी आई है जीबीएस, इसका क्या है, तो ये इसका केसेस है या फिर एक्चुअल में ये बीमारी फैल रही है या फिर ये क्या है, कैसे फैलती है, अभी कुछ नहीं पता इस बीमारी के बारे में। ये भी नहीं पता कि वायरस है कि बैक्टीरिया है, बट ये बोला जाता है इट इज अ बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन से होती है, बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन से होती है ये बीमारी जीबीएस, गुलियन-बेरी सिंड्रोम। क्या है, गुलियन-बेरी सिंड्रोम। अब देखो ये कैसे होता है, अब देखो आप जानिए, इम्यूनिटी का पूरा खेल है इसके अंदर। क्या है, पूरा इम्यूनिटी का खेल। क्या होता है कि जो हमारा नर्व सेल है, नर्व सेल का काम क्या होता है, हमारे माइंड का काम क्या होता है, माइंड का काम होता है कि जो हमारी बॉडी का कोई भी काम चल रहा है, हमारी बॉडी कुछ भी कर रही है, तो ये कनेक्ट है हमारे ब्रेन से। क्या कनेक्ट है, ब्रेन से। ब्रेन अगर आपका डिसऑर्डर और डिसफंक्शन कंडीशन में आ जाएगा
तो आप इवन पलक भी नहीं हिला सकते। अगर ये बॉडी जो आपकी आंखों की पलक है ना जो हल रही हैं वो भी एक ब्रेन से हल रही हैं, क्योंकि ब्रेन के अंदर सिग्नल जाते हैं, ब्रेन के अंदर सिग्नल जाएंगे और ब्रेन ही सिग्नल भेजता है। देन आफ्टर आपकी बॉडी के पूरे मूवमेंट, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिलेटेड टू द ब्रेन और रिलेटेड टू द नर्व सिस्टम। तो ये जो बीमारी आई है जीबीएस, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। वी कैन से जब आपके ब्रेन में जो नर्व सेल हैं आपके, जब वो सिग्नल भेजना बंद कर दे ब्रेन के अंदर, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी का कोई पार्ट काम ही नहीं करेगा और आपको पैरालिसिस होने की बीमारी हो सकती है। क्या हो सकता है? पैरालिसिस होने की बीमारी हो सकती है। और इट इज अ बैक्टीरिया एंड वायरस सिंड्रोम। इट इज अ बैक्टीरिया एंड वायरस सिंड्रोम। देखो मेरी बात, देखो ये काम कैसे करता है। इसमें क्या है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो इफेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम इफेक्ट ऑन माइलिन स्थित। देखो ये माइलिन याद रखना, ये माइलिन जो स्थित है ना, ये क्या होता है? फैट है। जो फैट है, जो कि ये फैट है रैप ऑन नर्व सेल। क्या है? जो आपके नर्व सेल है उस पर एक फैट रैप होता है, उसको बोलते हैं माइलिन स्थित। क्या बोलते हैं? माइलिन स्थित। और इसी को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसी को डिस्ट्रॉय करता है कौन? इम्यून सिस्टम। जब इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है हमारी बॉडी का बाय इन्फेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया, बाय इन्फेक्शन ऑफ द वायरस, देन आफ्टर ये माइलिन स्थित को डिस्ट्रॉय करता है। जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के पेरीफेरल नर्व सिस्टम है वो भी इफेक्ट करते हैं। अब ये क्या है सर, आप नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हो। पेरीफेरल नर्व सिस्टम क्या है? पेरीफेरल नर्व सिस्टम, देखो क्या होता है कि हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में कई सारे पार्ट होते हैं। पेरीफेरल नर्व, क्लियर? ये क्या है सर? देखो क्या है कि ब्रेन के आउटर साइड में जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड अ पेरीफेरल नर्व, क्लियर? पेरीफेरल नर्व सिस्टम। अब ये क्या है? ये आउटसाइड होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बाहर होता है पेरीफेरल नर्व सिस्टम, और इसी पर इफेक्ट करता है जीबीएस। इसी पर इफेक्ट करता है जीबीएस। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड टू जीबीएस। अब देखो एक काम क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसके दो ट्रीटमेंट है। पहले सिंड्रोम जान लीजिए, इसके सिंड्रोम क्या है। देखो सिंड्रोम है इसके, वॉमिटिंग होगी आपको, नौसी, क्लियर, या फिर फैटिग्यू, या पैरालिसिस हो सकता है आपको, बॉडी डज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, पैरालिसिस, क्लियर, बॉडी डज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दीज आर द सिम्टम। अब इसके दो ट्रीटमेंट है, अभी इसके दो ट्रीटमेंट है। एक ट्रीटमेंट है, मैं आपको बताता हूं, एक ट्रीटमेंट है प्लाज्मा एक्सचेंज। क्या है? प्लाज्मा एक्सचेंज। प्लाज्मा क्या होता है सर? प्लाज्मा अगर आपको नहीं पता आपकी बॉडी में, तो आप मी कैसे अनअवेयर हो अपनी बॉडी के हेल्थ से। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है वो कंसिडर करा जाता है एज अ प्लाज्मा, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, क्लियर? अब क्या होता है कि इस बीमारी में क्या करा जाता है कि या तो प्लाज्मा का एक्सचेंज कर दो, क्या करो, बॉडी से पूरा प्लाज्मा निकाल लो, क्लियर? जो पेशेंट है इस बीमारी से, जो बीमार है, उसका प्लाज्मा पूरा बॉडी से निकाल लो, उसको ट्रीट करो, देन आफ्टर अगेन इंजेक्ट कर दो उसको उनकी बॉडी में, अगेन इंजेक्ट कर दो। इट इज अ वन ऑफ द प्रोसेस टू डायग्नोस दिस पर्टिकुलर जीबीएस। डायग्नोस करने के लिए जीबीएस को, ये पहली प्रोसेस है। दूसरी इसकी प्रोसेस है इम्यूनोग्लोबुलिन, क्लियर? ये क्या है? ये क्या है? देखो इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी ऐड कर लीजिए इसके अंदर, क्लियर? अब ये क्या होता है? देखो क्या होता है, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, और
इसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, इसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और ये डिस्ट्रॉय करता है, वी कैन से जो पैथोजन आपकी बॉडी में, जो फॉरेन पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर गए हैं उनको किल करेगा, उनको मारेगा। इसका काम जो है इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी। याद रखोगे, हालांकि मैं साइंस से रिलेटेड नहीं हूं, मेरी फील्ड साइंस नहीं है, बट मेरे पास जितनी पॉसिबिलिटी होती है मैं उतना अच्छा आपको समझाता हूं। क्लियर? तो इसी के साथ ये भी लेक्चर 28 जनवरी करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन तो स्पेशली दबाएं। क्लियर? तो मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद।